ओके, सो प्रॉब्लम हमारी जो सेकेंड है, जो कि रिगार्डिंग ट्यूटोरियल 03 क्लासिकल मैकेनिक्स। इस प्रॉब्लम में बोला क्या रहा है, एक बार हम लोग देख पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपके पास एक पॉइंट मास एम है जो कि अटैच्ड है विथ कार्ट कैपिटल एम बाई स्प्रिंग कांस्टेंट के। द कार्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी बी नॉट। एज्यूम द फॉलोइंग कंडीशन उन्होंने बोला है कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये दोनों कार्ट और जो फ्रेम आपका है वो दोनों के ओरिजिन आपके मैच कर पा रहे हैं। ओ पी इक्वल टू एक्स है एंड ओ प्राइम पी इक्वल टू एक्स प्राइम है एट टाइम टी पर, और नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग आपकी गिवन है एल नॉट। डायग्राम देख लेते हैं एक बार, जो फिगर है, फिगर के सहायता से हम लोग चीज़ें और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि शुरुआत में एट टाइम टी पर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे थे। जब ये कोइंसाइड कर रहे थे तब इस स्प्रिंग की लेंथ जो थी, नेचुरल लेंथ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एल नॉट है। आफ्टर टाइम टी पर ये जो कार्ट है वो बी नॉट वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है मूव कर पा रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो आफ्टर टाइम टी पर जो इसके कोऑर्डिनेट है, अगर मैं ओ और पी की डिस्टेंस की बात करूँ वो आपकी एक्स है। इसी प्रकार ओ प्राइम पी की बात करूँ तो आपका एक्स प्राइम है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमको इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपको फाइंड आउट करना है लैग्रांजियन ऑफ दैट सिस्टम, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम यूजिंग एक्स एच जनरल कोऑर्डिनेट। तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको सारी चीज़ें एक्स के बारे में बात करनी है और एक्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें लिखनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आसान करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ एस टी आर का। घबराइए मत, और ये सारी चीज़ आपको लिखनी भी नहीं है एस टी आर के रिगार्डिंग, बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि इस सिचुएशन को मैं कुछ इस तरीके से डील कर रहा हूँ कि आपके पास दो फ्रेम है, एक एस प्राइम और एक एस है। जो एस प्राइम है वो मूवेबल है, एक सेकेंड, हाँ, एस प्राइम है जो कि आपका मूव कर रहा है विद वेलोसिटी बी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसी फ्रेम में एक मास एम अटैच्ड है स्प्रिंग की मदद से, राइट। तो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि एट टाइम टी पर ये दोनों ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे थे। आफ्टर टाइम टी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ये वाला जो फ्रेम है जो मूवेबल था वो कुछ आगे शिफ्ट हो जाएगा। आगे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि अगर मैं इसके रिगार्डिंग, इस ऑब्जर्व के रिगार्डिंग इस मास एम के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो वो कुछ चेंज हो जाएगा, राइट। लेट्स इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। और अगर इस ओ प्राइम वाले ऑब्जर्वर से इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखना चाहूँ तो वो आपका कुछ इस तरीके से एक्स प्राइम है। ये कार्ट आपका बी नॉट प्राइम से मूव कर रहा था बी नॉट से, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एस टी आर में जो आपका एल टी इक्वेशन, जिसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं, उसमें आपको पता होगा कि इन दोनों फ्रेम के कोऑर्डिनेट का रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है एक्स एक्स माइनस बी टी इंटू गामा। नाउ गामा के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ अगर हमारा जो कार्ट की वेलोसिटी है एस प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है तो इस गामा की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, पुट 1। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन में अगर मैं गामा की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो जो एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट है वो कुछ इस तरीके से रिलेट होगा विथ एक्स से, राइट। सो ये इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए और इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे आगे। तो आई होप ये एस टी आर की प्रॉब्लम है। एस टी आर की प्रॉब्लम को हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे जैसे भी वेलोसिटी गिवन हो, लाइट के कंपेरेबल है तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और अगर कंपेरेबल नहीं है तब भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा इन जनरल यही था बे कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एस टी आर का भी कॉन्सेप्ट सीखो। ओके, नाउ हम प्रॉब्लम पे जंप करते हैं फिर से। अब सारी चीज़ें हमारी क्या है कि एक्स के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें देखनी है, राइट। सो अगर मैं यहाँ से x के बात करूँ तो वो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्राइम प्लस बी नॉट टी। आप लोग देख पा रहे हो कि टाइम टी पर ये डिस्टेंस इसने कवर की, तो वो यहाँ से x प्राइम कोऑर्डिनेट हो जाएगा x माइनस बी नॉट टी। इस मास, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि जब भी किसी भी सिस्टम का लैग्रांजियन लिखना होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें आपको मास के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए। अब सारी चीज़ें एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग हो रही हैं तो सारी चीज़ें हम लोग एक्स में ही डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं अगर इस
बी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक्स प्राइम की वैल्यू लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एक्स माइनस बी नॉट टी, राइट। नाउ अब आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो मास एम अटैच्ड विथ स्प्रिंग है, ये जो मास है वो कार्ट से अटैच्ड है। कार्ट आपकी वेलोसिटी बी नॉट से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर ड्यू टू दिस वेलोसिटी बी नॉट इस स्प्रिंग में एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, राइट। एलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं यज्यूम करता हूँ कि इस मास m पर टाइम t पर कंप्रेशन हुआ, राइट, कंप्रेशन। इसमें दोनों चीज़ें होंगी, कंप्रेशन एलोंगेशन, कंप्रेशन एलोंगेशन। इट डिपेंड्स कि आप लोग किस सिचुएशन में पैरामीटर मेजर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पर अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो अगर ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो इस मास m को ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में जब मैं देखता हूं तो इस स्प्रिंग की जो एल इफेक्टिव है वो आपकी कुछ इस तरीके से है, एक्स प्राइम माइनस एल नॉट। ये जो है कार्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, मास आपका पीछे की तरफ जाएगा, तो इसमें जो कंप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स प्राइम माइनस एल नॉट। एल नॉट क्या है आपकी नेचुरल लेंथ। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट निकल के आया एल इफेक्टिव वो आ गया आपका एक्स माइनस बी नॉट टी माइनस एल नॉट, ओके। नाउ अब आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हो कि हम सारी चीज़ें एक्स प्राइम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, फिर आप लोग यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों सारी चीज़ें मेजर कर रहे हो? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इस ऑब्जर्वर की वजह से इसमें जो कंप्रेशन आया वो है एक्स प्राइम माइनस एल नॉट। तो अगर मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो कभी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो एलोंगेशन और कंप्रेशन वाली प्रॉपर्टी है वो इंटरनल प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की, ये किसी भी आउटर या फिर एक्सटर्नल इफेक्ट पर असर नहीं डालती है या फिर एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं करता इन सारी चीज़ों पर। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। फ्रेम आपका इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल हो, आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो आपकी सेम होगी दोनों फ्रेम के लिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी मालूम होना चाहिए स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में। तो मैं अगर मैं इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में होगी, ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं पोटेंशियल एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में जो निकालूंगा वही इसके लिए भी होगी। सो अगर ये इतना कॉन्सेप्ट आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अगर मेरे को लैग्रांजियन ऑफ दैट सिस्टम लिखना है तो आपको मालूम होना चाहिए लैग्रांजियन के एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस बी जो कि पोटेंशियल है, राइट। यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा काइनेटिक है और ये हमारा पार्ट क्या है, पोटेंशियल वाला पार्ट है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ इस सिस्टम के लिए, और बेसिकली सारी बातें इस सिस्टम के लिए हो रही हैं, तो पहले तो मैं इस के लिए लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी और फिर इसके लिए लिखूँगा। अब आप लोग देख पा रहे हो कि अगर मैं इस फ्रेम से देखूँगा जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में है, इस फ्रेम से अगर मैं देखूँगा तो मेरे लिए दोनों चीज़ें मूवेबल है, कार्ट और साथ ही साथ ये मास एम जो अटैच्ड है स्प्रिंग से। एक सेकेंड, ओके। सो नाउ हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इस कार्ट को देखूँ तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, इस मास एम में देखूँ तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी नॉट स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख लो कि जो मास एम है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल मास एम की जो कि बी नॉट है, फिक्स्ड है। बट ये वाला जो मास एम है इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसलिए ये सारी चीज़ें डिपेंड है एक्स कोऑर्डिनेट पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने इसको वेलोसिटी लिखा एक्स डॉट स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगी आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टोर्ड एनर्जी इन द स्प्रिंग, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है सिवाय स्प्रिंग के। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि स्प्रिंग के लिए हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वो सिंपली हाफ। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक्स की जगह एल इफेक्टिव पुट किया है। एल इफेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो एल इफेक्टिव मैंने पहले ही निकाल लिया था, जो कि ये निकल के आता है एल इफेक्टिव।
एल इफेक्टिव की जगह यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करता हूँ तो आपके सामने कुछ पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है स्प्रिंग की, वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है, राइट। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम है, लैग्रेंजियन वाले एक्सप्रेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास लैग्रेंजियन ऑफ दैट सिस्टम निकल के आ जाएगा। तो जब मैं पुट करता हूँ तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है लैग्रेंजियन का, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब इसी का जो पार्ट सेकंड है इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमको यूज क्या करना है, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन। यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन बोलता क्या है कि dy/dt पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू x डॉट माइनस dl/del x, राइट। सो सबसे पहले तो हम लोग लैग्रेंजियन की हेल्प से लैग्रेंजियन के रिस्पेक्ट में जब ये वाली क्वांटिटी में फाइंड आउट करता हूँ तो इस वाली एक्सप्रेशन को जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x डॉट, तो आपको दिखाई देना चाहिए कि ये वाली क्वांटिटी सिर्फ x डॉट पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास क्या क्वांटिटी मिली, दिस। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो आपके पास आ जाएगा mx डबल डॉट। नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजी या सेकेंड आपका जो पैरामीटर है वो आपका del/del x फाइंड आउट करने का। तो यहाँ से जब मैं del/del x फाइंड आउट करता हूँ तो ये वाला कोऑर्डिनेट x डॉट है तो ये वाला हो जाएगा 0, ये भी 0 क्योंकि ये x पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या टर्म डिपेंडेंट है, ये वाला टर्म है। तो जब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर सिंपली आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी -kx माइनस b0t माइनस l0। अब इसको और इसको मैं जब दोनों इक्वेशन को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है। तो ये तो हो गई कंप्लीट बात इक्वेशन ऑफ मोशन की। आगे जो पार्ट होगा वो होगा हैमिल्टनियन के रिगार्डिंग, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या था। कि ये दोनों प्रॉब्लम ये थी कि एट टाइम t = 0 पर ये दोनों अटैच थे, आफ्टर टाइम t पर ये सेपरेट हुआ, कट b0 से मूव कर रहा था, वेलोसिटी की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पर x के जनरल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें x में लिखेंगे। तो लैग्रेंजियन लिखने के लिए मेरे को काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टर्म मैंने निकाल के यूलर लैग्रेंजियन में पुट किया। देन इसके बाद मेरे को क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार नहीं समझ में आए तो आप लोग खुद से कीजिएगा और जहाँ पे लगे कि हाँ ये टर्म थोड़ा सा, देन यू कैन कमेंट। बाकी जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। चलिए फिर तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।